अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाँ मैं ईश्वर का अवतार हूँ, कि हर वर्ग के अपराधी उत्तर प्रदेश में आज भी हैं। ऐसे ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? पंडित विनय तिवारी अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए ये मुद्दे उठा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है शख्सियत। और शख्सियत में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित विनय तिवारी जी, जिनका नाम ही काफी है उनकी पहचान बताने के लिए। और विनय तिवारी जी आजकल काफी चर्चित भी हैं और इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा चर्चा पाना, काफी अलग विचारधारा लेकर आना, ऊपर से एक युवा इस तरह की विचारधारा लेकर आ रहा है कि उसको केवल एक जाति के प्रति एक प्रेम लगाव दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आज हम विनय तिवारी जी से काफी बातचीत भी करेंगे और विनय तिवारी जी के बारे में भी जानेंगे। जो एक बात मैं विनय तिवारी जी के बारे में आपको बता दूं, ये परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही ये ब्राह्मण महासभा रा के भी एक कार्यकर्ता है। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। पहले सबसे हम स्वागत करते हैं पंडित विनय तिवारी जी का। स्वागत है आप सब। धन्यवाद। जो मैं आपसे पहला सवाल जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप किस तरह कार्य करते हैं और एक युवा होने के नाते कैसी विचारधारा है आपकी? देखिए, जैसा कि आपने कहा परशुराम सेना का काम क्या होता है? सेना जैसे बॉर्डर पे खड़ा होकर के देश की रक्षा करती है, वैसे यदि मैं चूंकि ईश्वर का नाम मेरे सेना के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान परशुराम का नाम जुड़ा हुआ है, जिन्होंने हमेशा से समाज में आताताइयों का विनाश किया, वध किया। उसी तरीके से आज कहीं न कहीं पूरे समाज के ऊपर अगर उनको टारगेट किया जा रहा है या कहीं हमारे ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति की हत्या होती है या वो परेशान हैं, वो लाचार हैं या गरीब हैं, प्रताड़ित हैं, दुख में हैं, तो यह सेना भी और हमारी सेना के लोग भी जाकर के उनसे मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके साथ हर संभव मदद के साथ साथ खड़े भी रहते हैं, तन मन धन जन और तमाम चीज़ों के साथ। आपकी जो एक विचारधारा हमें दिखती है ब्राह्मणवादी, ये आताताई आपके हिसाब से कौन बनते हैं? आखिर ऐसे आताताई क्यों होते हैं? देखिए, ऐसे आताताई ऐसा नहीं है कि विनय तिवारी के जमाने में हो रहा है, या ऐसे आताताई ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण के ही समय में हुए, या ये आताताई कभी ऐसा नहीं कि भगवान राम के समय में हुए। ये मतलब सदियों से ये चले आ रहे हैं आताताई, और कहीं न कहीं किसी न किसी को इनके सामने खड़ा होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाँ मैं ईश्वर का अवतार हूँ, हाँ, लेकिन उनका एक अगर भक्त हूँ, वो हमारे आराध्य हैं, तो कहीं न कहीं हमको उनके पथ चिन्हों पे चलना पड़ेगा और जो उन्होंने पूर्व में किया है उनके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा और करते आए हैं। बिल्कुल, लेकिन आपका एक विशेष वर्ग से लगाव और सारे वर्ग के बारे में गलत कहना, ऐसा क्यों? एक युवा ये सोच नहीं रख सकता। हमने किस वर्ग के बारे में गलत कह दिया? आपने बहुत सारी ऐसी इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारी ऐसी बात, मैंने किसी का नाम नहीं लिया आज तक, लेकिन वर्ग का तो नाम लिया है आपने। केवल एक ब्राह्मण वर्ग का आपने नाम लिया और किसी वर्ग की सहायता के लिए आप नहीं थे। ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक जाति थोड़ा है, ब्राह्मण तो एक विचारधारा है, उसको विचारधारा के रूप में देखिए। समाज में ब्राह्मण एक विचारधारा है जिसने सदैव सबको जोड़ के लेके चलने का काम किया है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना, ये नारा किसने दिया है? इसका पालन कौन करता है? आज भी यदि आप किसी भी सनातन धर्म से जुड़े हुए अगर आप किसी भी मंदिर में जाइए, जो हमारे आध्यात्म का केंद्र है, वहाँ पे जो भी ब्राह्मण है वो पूजा के दौरान जब पूजा संपन्न होती है तो यही कहता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना। ब्राह्मण कभी ये थोड़ा कहा कि ब्राह्मणों का कल्याण हो या ब्राह्मणों में सद्भावना। अच्छा, एक चीज जो मैंने देखी है कि बिकरू कांड होने के बाद लगातार ब्राह्मण के मुद्दे आपके संगठन की तरफ से सबसे ज्यादा उठाए गए। इससे पहले आप लोग कहाँ थे? नहीं, आप उठा करके देखिए ना, फिर आपने लगता है कि कहीं न कहीं आपके काम में कुछ कोताही रह गई, वरना आपको पता होता कि यह संगठन आज से नहीं, सन 2000 के पहले सन 1998 से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा काम कर रही है, जो लगातार तेजी। मैं वही बता रहा हूँ, ये बिकरू कांड से ये हम लोगों ने नहीं मतलब मुद्दा उठाना शुरू किया या मतलब कि समाज में ये प्रदर्शित करना शुरू किया कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सन 2017 में 11 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की गद्दी पर आसीन हुई। 19 मार्च 2017 को माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान को संभाला। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, जो कहीं न कहीं एक वर्ग को उन्होंने टारगेट किया सबसे पहले, क्योंकि हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम लोगों ने सहयोग किया और सरकार बनाया।
क्या आप ये भी नहीं कह सकते हैं या सरकार ये भी नहीं कह सकती है कि ब्राह्मणों ने सहयोग किया, उसके बाद भी 325 सीटें आ गई। लेकिन 28 अप्रैल 2017 को भगवान परशुराम की जयंती थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको महापुरुष बताते हुए भगवान परशुराम की छुट्टी को रद्द कर दिया। 28 अप्रैल से 15 दिन पहले। क्या इस मुद्दे के अलावा विनय तिवारी के पास उससे कोई और मुद्दा है बोलने और के भी लिए? मुद्दे हैं। आप ये देख लीजिए कि पूर्वांचल में ब्राह्मणों की शान कहे जाने वाले तमाम हर वर्ग के अपने अपने शान हैं, और कहीं न कहीं यदि आप देखिए तो पूर्वांचल में ब्राह्मणों के शान कहे जाने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी जी के घर पे माननीय योगी जी का गृह जनपद है, उनके मंदिर से सटा हुआ मामला है। कम से कम सैकड़ों पुलिस वाले छापा मारने जाते हैं और वह ऐसे अपराधी को खोजने जाते हैं जो अपराधी विगत 1 माह पूर्व बलिया के जेल में बंद होता है। तो अगर उसके बाद आपको मैं बता दूं, उसके बाद से आप उठा लीजिए 25 जून 2017 की घटना है कि रायबरेली के ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया, और इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री अपराधी को अपने साथ लेकर के घुमाते हैं, बयान देते हैं कि बिजली के तार गिर गया, क्या नाम है, पोल में लड़ गया, और तमाम तरीके के बयान को कि जिसकी वजह से आग लग गया। वो अपराधी थे, बाद में सामने निकल के आता है जिसमें गाड़ी टकराई उसमें तो कहीं न कहीं तार ही नहीं था उस खंबे में। इस टाइप की तमाम चीजें क्या उन्होंने अपने मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया, क्यों उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई नहीं किया? हम तो तब से लड़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम विक्रू कांड के बाद हम एक्टिव हो गए या हमारा संगठन एक्टिव हो गया, हमने विरोध कर दिया। विक्रू कांड को भी लेकर के यदि आप देखिए तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि हर वर्ग के अपराधी उत्तर प्रदेश में आज भी हैं। ऐसे ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आप उनके घर को क्यों नहीं गिरा रहे हो? आप उनकी संपत्ति को क्यों नहीं कुर्क कर रहे हो? एक आध जो है आप दिखावे के लिए कि एक कोई घमासान 2 लोगों में चल रहा है, एक के साथ आप अपनापन दिखा रहे हैं, दूसरे के साथ आप कार्रवाई कर रहे हैं। हमने यदि ये कह दिया कि हमारे परिवार की खुशी दुबे समाज की धरोहर है, बच्चियां किसी एक वर्ग या एक जाति की धरोहर नहीं होती है। अगर वो एक वर्ग से है और उस घटना में 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसके साथ क्या उसने क्या गलत किया, उसको जेल में क्यों डाला गया? आपने उसको बालिग बता करके जेल में डाला। खुशी दुबे जो है वो नाबालिग, कोर्ट ने करार दे दिया, सारी चीजें, आज उसको जेल में खून की उल्टी हो रही है। अगर वो मर जाए, मैं जानना चाहता हूँ सरकार को क्या मिलेगा, जिसकी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। आज उनके पिताजी जिस गरीबी और लाचार अवस्था में है, उसका एक ही बड़ा भाई जिसको नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया गया, आज 3-4 महीने से वो परिवार कितना दुख तकलीफ झेल रहा है। कोई अपने वहां काम नहीं देना चाहता है उस गरीब परिवार को, सिर्फ इसलिए कि उसकी बिटिया जो है जेल में है। इतने बड़े कांड को लेकर के आज वो लोग खाने के लिए परेशान है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसे परिवार को न्याय कब मिलेगा? बिल्कुल, जो मुद्दे आपने बोले वो कहीं ना कहीं सत्य भी हैं, लेकिन एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या पंडित विनय तिवारी अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए ये मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, मुद्दे मैं अपने राजनीतिक कैरियर को चमकाने के लिए अगर उठाता तो शायद मुझे अपने चुनावी क्षेत्र में मुद्दे की जरूरत पड़ती और मैं वहां पर उठाता। विनय तिवारी, जहां पे ये किसी से नहीं छुपा है कि विनय तिवारी अपने पॉलिटिकल कैरियर या चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सदन के बाहर भी लाठी खा करके, जेल जा करके और हॉस्पिटलाइज होकर के हमने देख लिया है कि सरकार, किसी भी सरकार हो, उसके कान के नीचे जू रखने वाली नहीं। अगर हमको कहीं ना कहीं समाज में गरीब, असहाय, लाचार और पीड़ितमंद, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है तो मुझे भी सत्ता में आना। तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम सत्ता के बिना पूरा नहीं कर सकते। लोगों की ऐसी तो ये हम कह सकते हैं कि पंडित विनय तिवारी एक संगठन के संरक्षण में अपने आप की राजनीतिक करियर नहीं, अगर मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि यदि मुझे अपना ही राजनीतिक कैरियर चमकाना होता तो मैं प्रॉपरली अपने एक क्षेत्र में, एक विधानसभा में मेहनत करता। ठीक है, मैं अपनी विधानसभा को छोड़ करके और अपने समाज के लिए अगर पूरे उत्तर प्रदेश में, अब आप बताइए यदि मैं मध्य प्रदेश में जाता हूँ तो क्या मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर चमकाने जा रहा हूँ? मैं यदि गुजरात में जाता हूँ, मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं बिहार जाता हूँ, मैं उत्तराखंड जाता हूँ, तो क्या मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर को वहाँ चमकाने जाता हूँ? वहाँ तो आप अपने संगठन के कार्य से, नहीं तो संगठन के कार्य को लेकर के मैं भी अन्य जगह भी जाता हूँ जहां मेरा पॉलिटिकल क्षेत्र है। ठीक है, वहां पे आप पता कर लीजिए कि किसी प्रकार का कोई, मैंने तमाम ऐसे लोग हैं, आप पता कराइएगा कि अदर वर्गों के साथ भी मैं खड़ा रहा हूं।
एक हमारे वहाँ क्षेत्र में एक दिग्विजय निषाद की मौत हुई थी बिजली के करंट लगने से। चुनावी दौरान की बात बता रहा हूँ, किसी पार्टी का नेता वहाँ नहीं गया, लेकिन विनय तिवारी गया। विनय तिवारी ने तमाम भाग दौड़ करके अपना, आप पता करिएगा, तन मन धन हर एक स्तर से मदद करके 500 मीटर का लाइट मैंने चेंज कराया। हमारे वहाँ एक गौड़ बिरादरी के व्यक्ति की दिन दहाड़े एक रोड को लेकर के हत्या कर दी गई थी। मैंने वहाँ पे स्टैंड लिया और वो 300 मीटर की सड़क, आप पता कराइएगा, मैंने फावड़ा चलवा करके और ईटा मंगवा। अभी हाल ही में मैंने सुना था कि ब्राह्मण महासभा राज्य लखनऊ कार्यालय पर हमला हुआ और काफ़ी क्षति भी पहुंची कुछ लोगों को, तो ये हमला क्यों हुआ था? देखिए, ये तो पुलिस और प्रशासन के लोग बता सकते हैं कि हमला क्यों हुआ था। अगर हमको ये पता होता, भाई चूँकि मैं 3 दिन से मैं अपने कार्यालय पे रुक रहा था, यहाँ पे इसमें अकेला था मैं करीब 1 हफ्ते से, तो मैं डेली अपने ऑफिस पे ही रुक जाता था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि रात में हमारे वहाँ घर से कुछ लोग आए हुए थे परिवार के, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप आवास पे आ जाइए, और हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो लोग आते जाते हैं नहीं जल्दी। मैं 10 मिनट पहले निकला, 10 मिनट बाद चूँकि सीसीटीवी फुटेज और सारी चीज़ें हमने, साक्ष्य जो भी था हमने पुलिस वालों को उपलब्ध कराया, और हमने समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों को भी मैंने दिया था, सोशल साइट पे भी मैंने शेयर किया था जो हमारी सीसीटीवी फुटेज थी। उसमें अपराधी सीधा आते हैं, स्पष्ट दिख रहा है, और आते ही वो मारना शुरू कर देते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि विनय तिवारी मौके पे मौजूद नहीं है, तब वो फिर से भागने का प्रयास करते हैं, जिसमें सब एक अपराधी को पकड़ करके और थाने तक ले जाते हैं। अब पंडित विनय तिवारी जी से मैं ये जानना चाहूंगी कि जो इस अपराधी ने ये कांड किया वो किस जाति का था? देखिए, अब जाति की यदि आप बात करेंगे तो जब तक उसकी आइडेंटिटी ना वहाँ पे मिल जाए, जब तक उसकी चीजें वहाँ पे ना मिल जाए, तब तक हम कैसे बता सकते हैं उसकी क्या जाती है? क्योंकि मैंने किसी का नामजद मैंने FIR नहीं डाला। जो पकड़ा गया था मैंने ये भी डाला कि मैंने एक अज्ञात अपराधी को हमने पकड़ा और हमने पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उसके एक कोई जीजा करके आए थे, वो मुसलमान थे, मुझे इतना पता है, और चौक के थे। जो हमारी जानकारी के अनुसार जो हमने जानकारी निकाली थी उसमें ये पता चला था कि जो अपराधी था वो ब्राह्मण था। नहीं तो आपके पास उसकी आईडी भी आई होगी। आपको मैं वो चीजें दूंगी। एक ब्राह्मण पर इस तरह अटैक कर रहा है, ऐसा क्यों? उसका नाम बता दीजिए ना, ब्राह्मण तो आपको नाम जानना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस ने तो अभी तक हमको पूरा नाम बताया ही नहीं उसका। जी, हमारे पास जो आइडेंटिटी आई है वो मैं आपको नाम बता दीजिए, अगर ब्राह्मण था उसका नाम मुझे बता दीजिए। मैं आपको सारी चीजें दूंगी पंडित विनय तिवारी जी। ये बात बदलने का तरीका क्या? आपको तो नाम लेके आना चाहिए था। हम तो नाम तो जानने के हकदार तो ही, अगर मैं आइडेंटिटी आपसे मैं उसकी आइडेंटिटी मैं ये नहीं कह सकता कि आप उसकी आइडेंटिटी मुझे दिखाइए, लेकिन नाम तो जानने का अधिकार रखता हूँ ना। नाम शायद एक बात ये भी होती है कि अगर बात को बदलना होता है तो बात को बदलने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं। पंडित विनय तिवारी जैसे मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि अगर ब्राह्मण एक ब्राह्मण पर अटैक कर रहा है तो उसका मैं कैसे मान लूं कि ब्राह्मण ने ब्राह्मण पर अटैक किया है? इसके लिए मैं नाम तो जान सकता था ना, मुझे नाम जानने का अधिकार है। आपके संगठन के लोगों ने हमें ये जानकारी दी कि ये ब्राह्मण ने ही ब्राह्मण पर ये हमला करवाया, तो अगर कोई ब्राह्मण पर हमला करवा रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा हमारे संगठन का कोई भी पदाधिकारी, मुझे इतना पूर्ण विश्वास है, भरोसा है मुझे अपने संगठन के पदाधिकारियों पे कि मेरा कोई भी अंग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है, वो मुझे बदनाम करने की साजिश कर ही नहीं सकता है। और यदि करता है तो कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि वो घटना को अंजाम देने का काम उसी ने किया। एक चीज और जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो लगाव, आपका जो झुकाव जो मैंने सबसे ज्यादा देखा है वो समाजवादी पार्टी से देखा है। आप लगातार अखिलेश यादव से मिलने भी जा रहे हैं, अखिलेश यादव के विधायक सांसदों से भी आप मिल रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण महासभा आगे चलकर समाजवादी पार्टी में विलय कर लेगी? हम तो संबंध हमारे ऐसे हैं कि जितने भी उस टाइप से हमारे बड़े भाई हैं, हम सबसे मिलने जाते हैं। अब अखिलेश यादव जी से हम जब भी मिलने गए, हम किसी न किसी बड़े मुद्दे को लेकर के गए, चूँकि नेता प्रतिपक्ष वही हैं, हम उन्हीं से अपनी आवाज़ को उठवा सकते हैं। क्योंकि सदन में अगर भाजपा के बाद किसी का थोड़ा बहुत बहुमत है तो सपा का है, कांग्रेस और बसपा खत्म है, ये आप भी जानती हैं, तो हम उनसे अपनी बात को तो उठवा नहीं सकते हैं, ना उनकी बातों का कोई वेटेज है। और संबंध की यदि आप बात कर लीजिए तो हमारे जो ब्राह्मण नेता आपके बसपा में है उनसे भी संबंध है, जो कांग्रेस में वो भी है, और अन्य दलों में भी जो हैं, जो छोटे मोटे दल हैं। पंडित विनय तिवारी के मुंह से भाजपा का नाम कहीं सुनने को नहीं मिलता कि भाजपा के लोगों से भी हमारा संबंध है। देखिए, संबंध का मतलब मैं वो समझता हूँ कि जब आप मेरे संबंधों को महत्व दीजिए। मेरे कार्यालय अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यालय पर हमला हुआ
और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी ब्राह्मण हैं। हमारे उनसे बहुत बेहतर संबंध हैं, लेकिन हमारे मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया और यहाँ तक कि उन्होंने नंबर ब्लैकलिस्टेड कर दिया। इसलिए मैं ऐसे लोगों का भी तो नाम नहीं ले सकता, वरना आप पूर्व में देख लीजिए, हम दिनेश शर्मा के भी साथ आपको मिलेंगे, हम आपको ब्रजेश पाठक जी के भी साथ मिलेंगे, हम तमाम ऐसे जो ब्राह्मण चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ भी आपको मिलेंगे। हमारे संबंध है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कही जाती है कि ब्राह्मणों की पार्टी, तो आप उन ब्राह्मणों को अपनी तरफ कैसे खींचेंगे? देखिए, कहीं न कहीं कही जाती जी, जाति है नहीं, जाति थी में उनको ले आइए। कहीं न कहीं कही जाती थी कि ब्राह्मणों की नहीं, सवर्णों की पार्टी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज के डेट में आप उनको कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों की पार्टी या क्षत्रियों की पार्टी या वैश्य की पार्टी? हम जब ये कहते हैं कि अगर एक योजना जब सरकार जाति के आधार पर ले आती है, आप सोच करके देखिए कि आप कैसे आप लोग उस पार्टी को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नजरिए से देख सकते हैं। अभी जल्द ही में 1-1.5 महीने पहले सरकार की एक योजना आई, नवीन रोजगार छतरी योजना। उस योजना में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलित समाज की बात किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों, क्या कि सरकार की किसी भी योजना का लाभ सभी क्या नाम है वर्गों के गरीबों को मिलना चाहिए या फिर जाति देख करके मिलना चाहिए कि ब्राह्मण को मिल जाए, क्षत्रिय को मिल जाए, वैश्य को मिल जाए, शूद्र को मिल जाए? सरकार की किसी योजना का लाभ मुझे जहां तक लगता है गरीबों को मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नारे पर विश्वास किए, उनके एजेंडे पर विश्वास किए कि कहीं न कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, हमने उस नारे के साथ हमने अपने सब लोगों ने हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलाए थे। सत्ताधारी पार्टी से इतना दुश्मनी मोल लेना, आगे चलकर आप क्या अभी तो मेरी हत्या का प्रयास कराया जा रहा है। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने आपकी हत्या का प्रयास करवाया? कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय और ऊपर से आप महंत एक ब्राह्मण की हत्या क्यों कराएगा? क्योंकि एक चीज जो कही जाती है कि ब्रह्म हत्या का पाप एक क्षत्रिय नहीं लेना चाहता। देखिए, अगर आप कहें महंत, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके देश में जितने भी संत और महंत या आध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति होगा, जिस सनातन धर्म की आपने चर्चा किया, जिस उसके ग्रंथों और वेदों को आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी सनातनी को राज सत्ता से या राज की कुर्सी मतलब क्या नाम है राज्य की कुर्सी से कोई मतलब नहीं रहा है। जो व्यक्ति अगर सत्ता के लोभ में पड़ा हुआ है शुरू से लेके आज तक, आप उसको एक संत और महंत कैसे कह सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि एक संत महंत को कभी हरिचरण से मतलब होता है, उसके ईश्वर के चरणों से मतलब होता है, उनको प्रभु की भक्ति से मतलब होता है, उनको कभी राज करने का कोई लोभ लालच नहीं रहता है और ना होना चाहिए। जहाँ तक देखा गया है योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम बात करें तो संसद में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के मुद्दे योगी आदित्यनाथ जी ने उठाए हैं। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज सबसे अधिक ब्राह्मणों को कटाया तो उन्हें नहीं है। कश्मीरी पंडितों की बात आपने कहीं नहीं कही, वो भी तो पंडित है नहीं। उनके मुद्दे उठाने वाला एकमात्र वही इंसान था जिसने सबसे ज्यादा संसद में बोला है उनके लिए। देखिए, बोलना अलग चीज है, करने और कथने में अंतर में मैं विश्वास नहीं करता। आज जो चीजें आपके सामने हैं वो आपसे क्या किसी से, उत्तर प्रदेश की जनता से या उत्तर प्रदेश के लोगों से या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से छिपी थोड़ो है। और यदि आप जातिवाद की बात करिए तो एक मुद्दे को कैश करने के लिए, जैसे आपने कहा ना कि अपने आप को चमकाने के लिए, तो उन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए मात्र ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया। अगर मुझे ये पता होता या हमारे समाज के लोगों को या किसी को ये पता होता कि कहीं न कहीं सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ दलित वर्ग के बारे में सोचेंगे या पिछड़ा के बारे में सोचेंगे, तो आदमी क्यों काम करता? आप बताइए। अभी आप हाल ही की एक योजना की बात कर लीजिए। आज तक योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों का विरोध किया, ठीक है, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात करते थे। अभी जो मदरसों के लिए फंड जारी किया गया 1278 करोड़ रुपया उन्होंने मदरसे को दे दिया। और हिंदुत्व में संस्कृत का बहुत महत्व है, संस्कृत को आपने मात्र 294 करोड़ रुपया क्यों दिया? और उसमें भी आपने संस्कृत विद्यालयों को रद्द करने का काम क्यों किया? मतलब एक एजेंडा आप क्यों ला रहे थे? संस्कृत अध्यापकों को आपको मतलब खत्म करना चाहते थे। संस्कृत को आप खत्म करके क्या दिखाना चाहते हैं? आप उर्दू को बढ़ावा देकर के क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से अच्छी बात भी तो ये है कि उन्होंने जिस तरह अच्छी बात है कि वो मदरसे को बढ़ावा दें और ये अच्छी बात है। क्या उनको अगर वो सनातनी है, वो संत है, महंत है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तमाम मेरी बात सुनिए, तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं
तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं, आप मेरी बात को समझिए, कि मदरसे में बैठे मौलानाओं को आप जो है पर मंथ सैलरी देते हैं, ठीक है। क्या लॉकडाउन के दौरान विगत 3 से 4 महीने, लगभग 4 या 6 महीने आप मान लीजिए, 6 महीने के आसपास जो मंदिरों के पुजारी अपने घरों में बैठे थे या ईश्वर की सेवा कर रहे थे, क्या उनके लिए योगी जी ने ऐसा कोई प्रावधान लाया कि उनको 1000 रुपया ही या 500 रुपया ही, 2000 रुपया महीना उनको मिलना चाहिए? ऐसी कोई व्यवस्था उन्होंने बनाया या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बननी चाहिए? आप मदरसे के लिए फंड अगर रिलीज करते हैं तो क्या आपको मंदिरों के लिए व्यवस्था नहीं लानी चाहिए? मंदिरों के लिए व्यवस्था नहीं लागू करना चाहिए? हम तो सबकी बात कर रहे हैं भाई, मंदिर में हर एक कोई जाता है, जैसे मस्जिद में सारा मुसलमान जाता है, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वैसे ही हम मंदिरों में हिंदुत्व से जुड़े हर एक व्यक्ति जाता है, जितने भी हम लोग जुड़े, तो क्या उनके लिए भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अगर मैं ये मान करता हूँ तो मैं क्या गलत करता हूँ? और यदि उनको लगता है कि ये मान करके मैं गलत करता हूँ तो शायद मैं अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार हूँ। क्या आपका संगठन कोई एक बहुत बड़ी पार्टी लेकर आ रहा है? देखिए, हमारा संगठन पार्टी लेके आएगा या हम पार्टी के लिए काम करेंगे या हम स्वयं पार्टी बन जाएंगे या हम इंडिपेंडेंट निर्दलीय संगठन के जरिए लोगों को स्टैंड करेंगे, ये बातें अभी फ्यूचर की हैं, अभी उसमें समय है जब हम जिले, अभी तो हमारा जिले वाइज हम संगठन को और मजबूत कर रहे हैं सभी जिलों में जाकर के, और जब समय आएगा और अगर समय मान करेगा। आपकी पार्टी का लक्ष्य क्या है? देखिए, लक्ष्य मिशन तो 2022 है, अब 2022 में बताएंगे, अभी तो हम कौन है, 22 में बताएंगे हम कौन है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी फिर से आ रही है जो ब्राह्मणों के लिए ही केवल कार्य करेगी। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, पंडित विनय तिवारी जी ने अभी हाल ही में अपने गोरखपुर जनपद में बेरोजगारी के लिए एक सैलाब किया था, थोड़े आंदोलन किए थे, तो आपके हिसाब से बेरोजगारी क्या है, क्योंकि आप एक युवा है? देखिए, हमारे देश में 65% युवा रहते हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक ऐसी व्यवस्था लाने जा रही थी कि जिसमें मात्र 5 साल के लिए संविदा पर युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, वो अपराधी बनेंगे या मतलब भीख मांगेंगे या क्या करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं बनाई जा रही थी, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे परिवार का, आपके परिवार का या सबके परिवार का बच्चा जो इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में या दिल्ली में जाकर के तैयारी करता है, वो क्या तैयारी सिर्फ इसलिए करता है कि आने वाले समय में हमको 5 साल के लिए नौकरी मिलेगी, उसके बाद फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे? मतलब 28-30 साल की अवस्था में हम नौकरी पाएंगे, 5 साल हम नौकरी करेंगे और 5 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे। इससे अच्छा, इससे अच्छा होता कि जो सदन से मोदी जी ने बोला कि आप बाहर पकौड़ी की दुकान लगाओ, कम से कम व्यक्ति पकौड़ी की दुकान लगा करके आप ये सोचिए कि अगर इस महीने 5000 कमाया, 6 महीने बाद वो 7000 कमाएगा, साल भर बाद 10000 कमाएगा, उसकी इनकम बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी। लेकिन ये तो आप 5 साल तक आप ऐसे लॉलीपॉप दिखा करके फिर एकदम जैसे खाने की बात है, अच्छी लगेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि संविदा वाली बात जो चल रही थी वो संविदा को रद्द कर दिया गया। आंदोलन हमारा उसी समय का था जी, ये आंदोलन जब वो संविदा की बात कर रहे थे 5 साल के लिए, ये आंदोलन हमने तभी किया जी। और हमें खुशी है कि कम से कम हमारे विरोध का असर हमने मुख्यमंत्री के शहर में हमने उस आंदोलन को किया था, और हमको ये भी खुशी है कि कम से कम हमारे आंदोलन का फर्क पड़ा और सरकार बैठ पे आई। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये थे हमारे साथ पंडित विनय तिवारी जी, जिनसे काफी बातचीत हुई, ब्राह्मणों के बारे में भी बातचीत हुई और अलग अलग क्षेत्र के बारे में भी बातचीत हुई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए गेस्ट के साथ। नमस्कार।